करें क्लास स्टार्ट। 6-2 हो गए। देखो, पदार्थ विज्ञान का द्वितीय पेपर अपन कर रहे थे, अनुमान प्रमाण। तो सिलेबस के अनुसार अपन ने पहला पॉइंट कर लिया था, फिर व्याप्ति भी हो गई थी, फिर हेतु कर लिए थे, और हेतुआभास अपन ने लास्ट की क्लास में कर लिया था। अनुमान की निरुक्ति, अनुमान के लक्षण, हेतु, साध, व्याप्ति, ये सब अपन ने कर लिए थे। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, परामर्श, अनुमति, दृष्टांत, अनुमान के भेद, पंचावयव, उपनय, निगमन, ये सब अपन ने कर लिए थे। लिंग परामर्श, सद हेतु, असद हेतु, हेतुआभास। हेतुआभास के 5 टाइप थे, वो अपन ने कर लिए। अब करेंगे अपन सेकंड लास्ट पॉइंट है तर्क, लॉजिक। तर्क विचार विमर्श करते हैं ना, लॉजिक देते हैं अपन, वो बारी बात। तर्क स्वयं स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। बहुत से बोलते हैं कि ये प्रमाण है, नहीं, अपन अनुमान में ही सम्मिलित है ये एक तरीके से। तो तर्क स्वयं स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रमाण अनुकूल तथा प्रमाणों का अनुग्राहक विचार है। अपन लॉजिक देते हैं ना किसी बात के लिए, देखो मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जाना, मैंने ऐसा कायदे देखे, ऐसे रूल रेगुलेशन देखे, तो वो होते हैं ना, वो उसको तर्क बोला गया है। अब देखो, महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में इसकी परिभाषा दी है। महर्षि गौतम ने, अब महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र, न्याय दर्शन लिखा ना महर्षि गौतम ने, तो इसमें परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? यथार्थ रूप से न जानी हुई किसी वस्तु के तत्व को सही सही समझने के लिए कारण और उपत्ति पूर्व ऊहापोह मतलब विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। अपन किसी बात को जानने के लिए, समझने के लिए विचार विमर्श करते हैं ना किसी चीज़ को। यार देखो, मैं पीएमटी में, जैसे आप एआईपीजी की तैयारी करोगे, मतलब पीजी की तैयारी करोगे, तो कैसे स्टडी का कैसे करना, कौन सी बुक लेनी है, विचार विमर्श करोगे, दोस्तों से पूछोगे, टीचरों से हेल्प लोगे, गाइड लोगे। तो जो विचार विमर्श करते हैं ना, वो है तर्क। ठीक है। तो यथार्थ रूप से न जानी हुई किसी वस्तु के तत्व को सही सही समझने के लिए कारण और उत्पत्ति पूर्व ऊहापोह विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। तो तर्क समझ गए ना, कि जो कसम कस की स्थिति होती है ना, करें कि नहीं करें, सही है कि गलत है, तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए जो अपन जो काम करते हैं, वो तर्क है, लॉजिक। तो तर्क के भेद देखो, तर्क के 5 भेद हैं। पहला प्रमाणवादित, दूसरा आत्मा आश्रय, तीसरा अन्योत्र आश्रय, चौथा चक्राश्रय, और 5वां अनाबाधा। अनाबाधा, ठीक है। इसको मैं सही लिख दूंगा अनाबाधा को, क्योंकि थोड़ा सा कोने में रह गया, तो सही दिख नहीं रहा होगा आपको। अनाबाधा, एक बार और देख लेते हैं, अनाबाधा ही तो है, कहीं दूसरा है। अनावस्था है ये, देखो अनावस्था, तभी मैं सोचूं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अनअवस्था सही है, अनावस्था है, अनाबाधा नहीं है, अनअवस्था है, अनावस्था, इसको मैं सही लिख दूंगा, ठीक है। अनावस्था, समझ में आया ना, ये अनावस्था है। ए ना व्यस्ता, मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो अनावस्था बनेगा ये। अब देखो, पहला प्रमाणवादित, प्रतिकूल पक्ष की असंभवता को दिखलाकर अपने पक्ष को सिद्ध करना प्रमाणवादित प्रसंग है, या फिर प्रमाणवादित कहलाता है। कैसे? आग न होती तो धुआं कहाँ से आता। देखो समझो, प्रतिकूल पक्ष की असंभवता को, मतलब नहीं होने की संभवता को दिखलाकर अपने पक्ष को सिद्धि करना। जैसे मैंने बोला कि देखो वहाँ पर्वत पर आग है, मतलब पर्वत पर आग है क्योंकि धुआं दिख रहा है। तो यहाँ फिर मैं उसी बात को उल्टा करके बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे आग नहीं होती तो धुआं कहाँ से होता भाई। मैंने उसको बोला देखो पर्वत पर आग है, तो उसने मुझसे बोला कि भाई क्यों, तुझे कैसे पता? कि देखो मैंने कहा धुआं है। फिर मैंने उसी बात को दोबारा से बोला कि वहाँ पे अगर आग नहीं होती तो धुआं कहाँ से होता। तो यह है प्रमाण बाधित। प्रतिकूल पक्ष की असंभवता को, मतलब अगर मैंने अग्नि की बात की, वहाँ पे भाई अग्नि है, समझो इस चीज़ को कि मैंने बोला कि अग्नि है, तो मेरे दोस्त ने बोला तू क्यों बोल रहा है भाई अग्नि है, तो मैंने बोला कि धुआं है वहाँ पे इसलिए अग्नि है। तो फिर चल ठीक है, उसने माना। फिर मैं बोलूँगा अगर मान लो देखिए धुआं नहीं होता ना तो वहाँ पे अग्नि नहीं होती, मतलब वहाँ पे आग नहीं होती ना तो वहाँ पे धुआं भी नहीं होता, इसलिए वहाँ पे अग्नि है। तो आग नहीं होती तो धुआं कहाँ से आता। असंभवता को, किसकी असंभवता को? अग्नि की असंभवता को बताया कि वहाँ पे अग्नि नहीं होती ना तो धुआं भी नहीं होता। तो असंभवता को दिखाकर अपने पक्ष को सिद्ध करना प्रमाण बाधित कहलाता है। अब देखो आत्माश्रय, दूसरा,
जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसके लिए उसी का सहारा लेना आत्माश्रय है। भाई जिस चीज़ को अपन सिद्ध करना चाहते हैं ना उसके लिए उसी चीज़ को सिद्ध कर रहे हो, उसके लिए उसी का उपयोग कर रहे हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ गिलोय ज्वर है, गिलोय ज्वर हर है मतलब बुखार का नाश करती है। ज्वर हर का मतलब है बुखार का नाश करना। तो मतलब जो गिलोय हो ना गुडुचि होती है, सत्व अमृता, इसके पर्यायवाची हैं गिलोय गुडुचि सत्व अमृता, ठीक है। तो गिलोय ज्वर हर मतलब बुखार का नाश करती है, अतः इससे ज्वर का नाश होता है। मैंने ये बात बोली कि गिलोय ज्वर हर है, अब फिर मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ दोबारा कि जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसके लिए उसी का सहारा, तो मैं इसी बात का सहारा ले रहा हूँ कि अगर इससे बुखार का नाश होता है। मैंने पहले ये क्या बोला, गिलोय बुखार का नाश करती है, फिर दोबारा वही बात बोल रहा हूँ कि इससे बुखार का नाश होता है, बस पर्यायवाची चेंज कर दिया। यहाँ पे ज्वर हर बोल दिया, यहाँ पे ज्वर का नाश बोल दिया, बस वर्डों का चेंज कर दिया, बात वही है। मतलब एक ही जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसके लिए उसी का सहारा लेना, उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, दो बार बोल रहे हो, तो यह है आत्माश्रय। तीसरा है अन्योन्याश्रय, एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम वस्तु के आधार पर सिद्ध करना अन्योन्याश्रय है। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है दोनों चीज़, एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरी वस्तु को प्रथम के आधार पर। मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो दूसरी बात सिद्ध हो जाएगी, वो बात सिद्ध हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा। कैसे? उदाहरण, ईश्वर है क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर है, भगवान एग्जिस्ट करता है इस संसार में क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। ये मैंने एक बात बोली। अब ये दूसरी बात किस पे इसको सिद्ध करना है, तो दूसरी बात होनी चाहिए कौन सी? सदा वेदों में जो कुछ भी है प्रमाणिक है क्योंकि वे ईश्वर कृत हैं, क्योंकि भगवानों के द्वारा लिखे गए हैं। अब सिंपल सी बात है, ये किसी भी एक बात को सिद्ध कर लो दूसरी बात ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी। जैसे मैंने ये बात मान ली कि जो कुछ भी है प्रामाणिक है क्योंकि वो ईश्वर कृत है। अब इसकी बात को मान ली तो ये बात मान के भाई ईश्वर है क्योंकि वेद ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने लिखे हैं वेद। इसलिए कि एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम वस्तु के आधार पर सिद्ध करना अन्योन्याश्रय, मतलब दोनों एक दूसरे पर सिद्ध होती हैं, दोनों एक दूसरे से बात सिद्ध होती है। आप अगर भगवान को मानते हो तो वेदों को मानते हो, वेद को मानते हो तो भगवान को मानोगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। यह है अन्योन्याश्रय। ये चतुर्थ पॉइंट है चक्राश्रय, चक्र अक्राश्रय, चक्र अक्राश्रय, ये चतुर्थ पॉइंट है। हम 3 लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं फिर सिद्ध करूंगा क्योंकि 2 शुद्धि मिल गई मुझे आज। एक तो ये अनावस्था, इसको सही करना है क्योंकि सही नहीं दिख रहा, और एक ये यहाँ पे चतुर्थ पॉइंट डालना है चक्र अक्राश्रय। और मैंने आपको ये पीडीएफ भेज भी दी फाइनल बना के ना, थोड़ा जल्दी कर दिया, चलो कोई ना, मैं इसको सही कर दूंगा। पदार्थों का सापेक्ष भाव से एक दूसरे पर अविलंब होना तथा उन्हीं में से एक के सारे दूसरे को सिद्ध करना चक्राश्रय। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इस चीज़ को कि पदार्थों का सापेक्ष भाव से एक दूसरे पर अविलंबित होना तथा उन्हीं में से एक के सारे दूसरे को सिद्ध करना चक्राश्रय। मतलब एक चक्र बन जाता है इसमें। अगर चक्र मतलब एक साइकिल, अगर ये चीज़ है तो वो है तो तीसरी है, तीसरी है तो चतुर्थ है, मतलब एक के बाद में एक साइकिल बन जाएगा, चक्र बन जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को कि राजेश उठ, ऐसा कहकर राजेश को नींद से उठाना। जैसे मेरा दोस्त सो रहा है कि भाई उठ जा, मैं उसका नाम है राजेश, राजेश उठ जा, मैंने उसको बोला, वो सो रहा है गहरी नींद में, राजेश उठ, ऐसा कहकर राजेश को नींद से उठाना, ये अपना वाक्य है। अब यहाँ पर तर्क लगाना कि यदि राजेश जाग नहीं रहा होता तो सुनता कैसे? अगर वो जाग ही नहीं रहा तो सुनेगा कैसे? नहीं सुनना चाहिए ना। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि राजेश उठ, अगर वो जाग ही नहीं रहा होगा तो उसको आवाज़ जाएगी क्या? क्यों? यदि राजेश जाग ही नहीं रहा तो सुनेगा कैसे? इंद्रिय सन्निकर्ष होगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो खोई हुई हैं, क्योंकि नींद में व्यक्ति तम से प्रभावित है, तो इंद्रियां सन्निकर्ष होगा ही नहीं, वो कान सुनेगा ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनेगा ही नहीं, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होगा। तो शब्द कैसे सुना जाता? इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, या अपनी श्रोत्र इंद्रियां वो काम नहीं कर रही सुनने का, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि राजेश उठ, वो कैसे सुनेगा? यदि जाग ही नहीं रहा होता तो इंद्रिय सन्निकर्ष कैसे होगा? सिंपल सी बात है। तो यहाँ जागृत होने का सुनने के आधार पर, कहने का मतलब है कि वो जगा हुआ था, हल्का भूत जगा हुआ था, इसलिए उसने सुना, और सुनने पर इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ। मतलब उस कान से जो वर्ड सुना उसने श्रोत इंद्रियों ने सुना के आधार पर पुनः इंद्रिय सन्निकर्ष को जागने के आधार पर सिद्ध किया जाता है, इसे चक्राश्रय कहते हैं। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। अगर वो जाग ही नहीं रहा, अगर वो गहरी नींद में है तो सुनेगा कैसे? कहीं ना कहीं तो वो जग रहा था ना, इसलिए तो वो शब्द उसकी श्रोतेंद्रियों ने सुना,
और उससे इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, फिर उसको जगाया उसने पूरी तरीके से। अगर वो जाग ही नहीं रहा था, सुनता भी नहीं, वो सोता ही रहता, उठता ही नहीं वो। मतलब ये चक्र बन जाता है एक तरीके से, अगर ये चीज़ है तो वो चीज़ है, तो इसलिए ये चक्र वाली सर्कुलेशन बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है पूरी तरीके से। तो ये इसको बोलते हैं चक्र आश्रय। अब देखो अनावस्था, जो लास्ट का पांचवा है अनावस्था। जब किसी परंपरा का अनुसरण करते हैं समय उसका अंत कहीं नजर नहीं आता तो उसे अनावस्था कहते हैं। किसी परंपरा रूढ़िवादी अपने घर वालों में चलती रहती है, जैसे मेरे पूर्व, मेरे पिता, उसके पूर्व, उसके पिता, उनके पूर्व, जैसे कि मेरे दादा, मेरे दादा के पापा, उसके पापा, उसके पापा, उसके पापा, उसके पापा, चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के तर्क का कोई अंत नहीं होता, अतः इसे अनावस्था, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनावस्था कहा जाता है। ये हो गई तर्क की बात। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तर्क की परिभाषा और तर्क के भेद, तो आपको ये होना चाहिए याद। अब है आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता। देखो यहाँ पे सिलेबस देखो, अपन ने सिग्निफिकेंस ऑफ तर्क कर लिया, लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल स्टडी, एप्लीकेशन ऑफ अनुमान प्रमाण इन फिजियोलॉजिकल मतलब क्रियात्मक, डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक, और थेरेपेटिक यानी चिकित्सिक, एंड रिसर्च मतलब जो अनुसंधान करते हैं किस तरीके से अनुमान प्रमाण का यूज होता है। तो अपन देखते हैं आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता। क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता लिखनी है, तो आपको ये सारी लिखनी है, क्रियात्मक उपयोगिता, नैदानिक उपयोगिता, चिकित्सीय उपयोगिता, अनुसंधात्मक उपयोगिता, ये सब आपको इंक्लूड करनी है उसमें। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि ये 2-3 लाइनें लिख के छोड़ दो। ये स्पेसिफिक पूछे भी जा सकती है, स्पेसिफिक पूछे जा सकती है, क्रियात्मक उपयोगिता लिखो, नैदानिक उपयोगिता लिखो, तो ये आपको अलग अलग लिख देनी है उस समय। लेकिन जब क्वेश्चन आए आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता लिखो, तो आपको ये पूरा लिखना है, कितना है यहाँ तक। तो अब स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता। आचार्य चरक ने रोग विज्ञान के लिए 3 साधनों का उल्लेख किया है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। क्योंकि पहले तो उन्होंने 4 बनाए थे युक्ति सहित, लेकिन लास्ट में विमान स्थान में उन्होंने 3 ही माने, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। तो आप्तोपदेश अपन पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष अपन पढ़ चुके हैं, अनुमान अपन ने अब कंप्लीट कर लिया। तो आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष प्रमाणों से जो ज्ञान होता है उसकी एक सीमा है। आप्तोपदेश यानी या तो किताब से पढ़ोगे या कोई आप्त व्यक्ति बोलेगा, प्रत्यक्ष या अपनी इंद्रियों के सामने होगा, तो इनकी एक लिमिटेड है। किसी भी चीज़ को नॉलेज के लिए, समझने के लिए अनुमान होना जरूरी है। तो प्रत्यक्ष वस्तुएं अल्प हैं और अप्रत्यक्ष अनल्प, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। अनल्प का मतलब है बहुत ज़्यादा। प्रत्यक्ष वस्तुएं अल्प हैं और अप्रत्यक्ष अनल्प मतलब बहुत ज़्यादा हैं। इन सभी वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से हो सकता है। तो जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो दिखती नहीं है, उन सबका ज्ञान किससे होता है? अनुमान से होता है। पुनर्जन्म के समर्थन में भी अनुमान का प्रयोग किया जाता है। और पुनर्जन्म जो कि मतलब बोलते हैं कि पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है, तो ये अनुमान से ही होता है। कोई देखता थोड़ी है कि पुनर्जन्म कैसे हुआ, बस या तो शास्त्रों में लिखा हुआ है उस बात पे मानो, या फिर अनुमान लगाओ कि पुनर्जन्म होता है। तो ये 3 लाइन है इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से अनुमान की क्रियात्मक उपयोगिता, मतलब फिजियोलॉजिकल यूज क्या है अनुमान का, कि शरीर क्रिया की दृष्टि से विचार करने पर दोषों के कर्मों का ज्ञान अनुमान से ही किया जाता है। आपकी शरीर की क्रिया की दृष्टि से, मतलब आपके फंक्शन सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको नींद प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका मल का उत्सर्जन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको भूख प्रॉपर लग रही है कि नहीं लग रही, तो इन सब क्रिया की दृष्टि से आप उसका दोषों का ज्ञान कर सकते हो, कर्मों का कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं वो अनुमान लगा सकते हो। पाचन शक्ति, व्यायाम शक्ति आदि का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। कि आपको अगर भूख प्रॉपर लग रही है तो आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, आप अगर आपकी शक्ति अच्छी है, आपका बल प्रदर्शन है, तो आपकी व्यायाम शक्ति भी अच्छी है। तो ये सब अनुमान से आधारित, तो ये है क्रियात्मक उपयोगिता। अब अनुमान की नैदानिक उपयोगिता मतलब डायग्नोसिस। व्याधि के पूर्व रोगों को देखकर व्याधि का अनुमान किया जा सकता है। व्याधि के पूर्व, रोग उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण पैदा होते हैं कि ये कितना भयंकर होगा, वो बोलते हैं कि बुखार आने से पहले शरीर ऐसे ढीला सा हो जाता है, ये कमज़ोर सा पड़ जाता है, भूख सी नहीं लगती, नींद नहीं आती, तो उनको देखकर व्याधि के लक्षणों का पता लग सकता है, भाई आगे मुझे बुखार आ सकता है, ये अनुमान लगा लिया आपने। जैसे किसी व्यक्ति का खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हो इसके फ्यूचर में जाके खून की कमी पड़ेगी। कोई एक्सीडेंट हो गया और खून निकल गया उसका, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उसके खून की कमी पड़ेगी। तो व्याधि को मतलब डायग्नोसिस के रूप में। रोगी के मूत्र में चींटियों के लगने से प्रमेय का अनुमान। कोई पेशेंट है, उसके मूत्र करता है जहाँ पे चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती हैं ना, चींटियाँ मतलब मीठे को आकर्षित होती हैं, तो आप समझ जाओ कि इसके प्रमेय हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। ये पूर्व रूप है प्रमेय का। दीनता से शोक का अनुमान। कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपने देखा, रोगी देखा, कमज़ोर है, दुखी है, दीनता से शोक का अनुमान मतलब
उसका चेहरे मतलब एकदम दीन है, मतलब एकदम होता है ना एकदम थका हारा बिल्कुल परेशान, तो उससे लगा भाई कोई ना कोई परेशानी है, उसका अनुमान लगा लिया आपने। आमोद प्रमोद से हर्ष का अनुमान, कोई व्यक्ति मतलब आमोद प्रमोद कर रहा है, मतलब अच्छा खा रहा, अच्छा पी रहा, खेल कूद रहा है, ठीक है, अच्छे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो मतलब खुश है वो, उसका अनुमान लगा लिया आपने। तो ये नैदानिक उपयोगिता हो गई। अब देखो अनुमान की चिकित्सीय उपयोगिता। संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा निर्धारित की जाती है। किसी भी कोई सी भी रोग की अपन चिकित्सा करेंगे तो संप्राप्ति के अनुसार करेंगे कि इसने ऐसा कुछ खाया था, इसकी वजह से ये दोष प्रकोपित हुआ। आप हर चीज़ की जांच थोड़ी कर सकते हो, आप अनुमान लगाते हो कि ये दोष प्रकोपित होगा, कि अग्निमंद हो गए, अग्निमंद से स्रोतोस्वरोध हो गया, स्रोतोस्वरोध से आम एक तरीके से ट्रांसपोर्ट आवागमन बंद हो गया, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो रोग पैदा हो गया। फिर आप स्रोती की संप्राप्ति करके भाई ऐसा ऐसा हो, इस दोष की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसकी चिकित्सा करनी है। तो संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा की निर्धारित की जाती है। आप संप्राप्ति का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आप संप्राप्ति सीख जाओगे प्रत्येक रोग की, कैसे कोई रोग उत्पन्न होता है। पथ्य अपत्य निर्धारण में युक्ति के साथ साथ अनुमान का भी प्रयोग किया जाता है कि क्या खाना है इसको, क्या नहीं खाना है, क्या खिलाएंगे तो उसको ये रोग होगा, क्या खिलाएंगे तो कैसे ठीक होगा, ये सारी चीज़ें पथ्य अपत्य, क्या इसको दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, युक्ति के साथ साथ अनुमान का प्रयोग होता है। ये तो हो गई युक्ति, क्या खिला सकते हैं क्या कहीं, लेकिन अनुमान कि इसको इतना खिलाएंगे तो क्या होगा, कि अगर ये खिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा अनुमान भी साथ में रहता है। तो युक्ति के साथ साथ अनुमान का प्रयोग होता है। तो ये होगी चिकित्सा की उपयोगिता। अब है रिसर्च, अनुमान की अनुसंधान में उपयोगिता। रिसर्च में क्या उपयोगी होगा, क्योंकि ये सब सिलेबस में पॉइंटर्स वाइज, इसलिए मैंने पॉइंटर्स वाइज लिखे हैं आपको। अनुमान प्रयोगात्मक अध्ययन के बाद एकत्र किए गए आंकड़ों का विवेचन करने में मदद करता है, इससे परिणाम निकलने में मदद होती है। अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रिजल्ट किए, 10 रिजल्ट के बाद में एक मान लो किसी का 2 रिजल्ट आया, फिर 4 6 8 10 ऐसे आया एक सारणी के रूप में, फिर अनुमान लगा सकते हो कि इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, ठीक है। तो अनुमान इस तरीके से लग सकता है। अनुमान का अन्य प्रकार परार्थ अनुमान है। अपन ने 2 प्रकार के टाइप्स पढ़े थे ना, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अनुमान का अन्य प्रकार परार्थ अनुमान है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान दूसरे को वितरित किया जाता है। किसकी सहायता से, पंच अवयव की सहायता से। इसे अनुसंधान की रिपोर्ट लिखने के साथ साथ सहज संबंधित किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से अपन किसी दूसरे को समझाने के लिए अनुमान का यूज करते हैं। परार्थ, जैसे अपन ने कोई रिजल्ट की निकाला, निष्कर्ष निकाला, ठीक है, अब उसको अपन को टीम को बताना है, आपको मतलब पेटेंट लेना है किसी चीज़ की, मतलब आपको उसकी मतलब अधिकार चाहिए आपको, या फिर किसी अपने टीम लीडर को समझाना है, तो किसका यूज़ करोगे, अनुमान का यूज़ करोगे, पंचावय तो यूज़ करोगे। तो ये रिसर्च में उपयोगिता है। इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है दी एंड। तो अब ये राहुल कौन है, राहुल, आज अपनी क्लास में राहुल नाम का लड़का कौन है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन।